Hello students, welcome to you in your physics class. मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। और कक्षा 11 में बेटा हम लोग पढ़ रहे थे सदिश राशियों का निरूपण यानी वेक्टर्स। पढ़ लिया है। वेक्टर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वेक्टरों का योग करना, वेक्टर गुणन करना सीखा था। गुणन दो प्रकार से सीखे, अदिश और सदिश। ठीक है, आज इसी चैप्टर में एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है, हम उसकी बात करते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगी, बट आपको समझने में उतना ही मज़ा आना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर में अगला टॉपिक है, इसका नाम है प्रक्षेप गति। क्या नाम है? प्रक्षेप गति। हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जैसे हमने किसी पत्थर के टुकड़े को अगर थोड़ी दूर तक फेंकना है तो हम क्या करते हैं? उसे थोड़ी सी हाइट दे के फेंकते हैं। जब हम उसे थोड़ी सी हाइट दे के फेंकते हैं तो वो तय की गई दूरी पे पहुंच जाता है, निश्चित की गई दूरी पे पहुंच जाता है। जैसे तोप से क्या किया जाता है? गोले डाले जाते हैं। मान लो ये कोई तोप रखी है और इससे क्या करने हैं? आपको गोले रखने हैं। अब जब आप इससे किसी इस दूरी तक अगर गोले को फेंकना है तो इससे सीधे तो नहीं फेंक सकते। अब क्या करते हैं? इसको एक हाइट देते हैं और हाइट देने के बाद देखते हैं कि ये इस जगह पे पहुंच गया। तो तब जो ये जो मोशन है, इस मोशन यानी इस गति का नाम हो जाएगा प्रक्षेप गति। क्या नाम होगा? प्रक्षेप गति। और इसके पथ को बोलेंगे प्रक्षेप का पथ। क्या बोलेंगे? प्रक्षेप का पथ। अब हम इसे डिफाइन कर लें अच्छे से। कैसे डिफाइन करते हैं? कहते हैं जब आप क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, किसी वस्तु को फेंकते हो, तो क्या होता है? तो वह वस्तु जो है वो एक परवलयाकार पथ बनाते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तब उसकी गति को हम कहते हैं प्रक्षेप गति और उसके पथ को हम लोग कहते हैं प्रक्षेप का पथ। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, ये थी हमारी प्रक्षेप गति के बारे में। थोड़ी सी और बातें अच्छे से समझ लिया जाए। कहता है हमने क्या किया? जब एक वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाकर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका, क्षैतिज से थीटा कोण बनाकर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका, तो यह जो वस्तु है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिशाओं में गति कर रही है और साथ में एक कर्व बनाते हुए आगे जा रही है, एक वक्र बनाते हुए आगे जा रही है। यानी इसका पथ कैसा हो गया? वक्राकार। ठीक है, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि ये वक्राकार नहीं है, ये परवलयाकार है। कैसा है? परवलयाकार। तब इस क्षण कण के द्वारा जो की गई गति होगी, वस्तु के द्वारा जो की गई गति होगी, उस गति को कहेंगे प्रक्षेप गति और साथ में इसका जो पथ होगा उसे कहेंगे प्रक्षेप का पथ। ठीक है, अब कहा जाता है प्रूफ कीजिए कि ये जो पथ है वो प्रक्षेप का ही पथ है। तो प्रक्षेप का पथ जो है परवलयाकार है। तो परवलयाकार यानी परवलय की कंडीशन होती है y = ax + bx²। यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष x की प्रथम या क्षैतिज अक्ष की प्रथम और द्वितीय घात क्या निर्माण करती है? एक परवलय का निर्माण कर रही है। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को यहां से क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है। अगर हम इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पथ है वो कैसा है? परवलयाकार है। तो हम यहां से क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, तो प्रूवमेंट जो करनी है वो हमें करनी है, इसमें प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो मान लेते हैं कि आपने जिस वस्तु को इस बिंदु O से, ओरिजिन से फेंका है, उसका यहाँ पर जो वेग है वो u है। क्या है? u। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो जब आप इसे u वेग से फेंकोगे तो जो इसका वेग u होगा वो किसी भी पॉइंट पर अभी आपको दो घटकों में वियोजित होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कण जो है वो दो दिशाओं में गति कर रहा है। पहली जो गति की दिशा है वो ये है, जिसे हम लोग क्षैतिज अक्ष बोलेंगे, और दूसरी गति की दिशा है तो यहाँ पर जो होगा उसे ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे ये कण आगे बढ़ता जाएगा, इसके जो घटक हैं, इसके जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे बदलते रहेंगे और जब ये किसी महत्तम बिंदु तक आ जाएगा, इस P तक आ जाता
तो इस पॉइंट पर इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो शून्य हो जाता है, यानी जो ऊर्ध्वाधर घटक है, जो ऊर्ध्वाधर वेग है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। लेकिन इसका जो क्षैतिज घटक है वो अभी भी कार्यरत रहता है इसको आगे ले जाने के लिए। और जब थोड़ी दूर और आगे बढ़ता है तो जो ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर जाकर शून्य हो गया था उसकी दिशा चेंज हो गई है। अब उसकी दिशा कहाँ आ गई है, नीचे की ओर। लेकिन क्षैतिज घटक जो है वो अपनी ही दिशा में अभी भी काम करेगा, क्योंकि ये लगातार इसको आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं है? ठीक है। तो प्रक्षेप की गति के दौरान जो कण का वेग है वो दो घटकों में वियोजित हो जाता है। सबसे पहला जो होता है वो लिखेंगे वेग का क्षैतिज घटक, और वेग का जो क्षैतिज घटक होता है इसको बोलते हैं ux, और ux इज इक्वल टू होगा u cos थीटा। ठीक है। दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है ये होता है ui और ये होता है u sin थीटा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब आपने किसी कण को, किसी पिंड को प्रक्षेपित किया तो उसका जो घटक वेग था वो दो घटकों में वियोजित हुआ, क्योंकि ये जो पिंड है या कण है वो दो दिशाओं में गति कर रहा है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यदि क्षैतिज अक्ष में x दूरी को तय करता है, क्षैतिज अक्ष में x दूरी को तय करता है, तो लिख सकते हैं कि नंबर फर्स्ट में आएंगे, क्या लिखेंगे, कण का स्मॉल t समय के पश्चात क्षैतिज विस्थापन। भैया जो क्षैतिज विस्थापन होगा, विस्थापन बराबर होता है चाल इंटू समय, यानी क्षैतिज विस्थापन बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग इंटू समय, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा u cos थीटा और इंटू में टाइम। मान लिया कि इसको समय कितना लग गया t, तो t इज इक्वल टू आ गया u cos थीटा अपॉन x, इक्वेशन फर्स्ट में। यहां तक कोई समस्या नहीं। ठीक है। तो अब अगली बात करते हैं, मानते हैं कि इसी t समय में ये कितना चला होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, y कितना चला होगा, y। तो क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। ठीक है। स्मॉल t समय में कण का ऊर्ध्वाधर अक्ष में विस्थापन। ऊर्ध्वाधर अक्ष में जो विस्थापन होगा वो हम बात करेंगे समय और विस्थापन के समीकरण से, यानी गति के समीकरण नंबर 2 से। क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू u की जगह ui इंटू टी, और माइनस में हाफ क्या आ जाएगा, gt स्क्वायर। ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि गुरुत्व के विरुद्ध गति कर रहा है इसलिए आया। ठीक है। मतलब y इज इक्वल टू ui की जगह क्या आ जाएगा, u sin थीटा। ठीक है। इंटू में t की जगह क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा अपॉन में क्या आ गया, x। ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था, यहां पर आ जाएगा t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। तो यहां पर भी आएगा चेंज होके x अपॉन u cos थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 g इंटू एक्स अपॉन कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। इसको अगर थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू u से u कैंसिल हो गया, tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा, g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। जरा इसका कंपैरिजन आप इस समीकरण से करिए। जब आप इसका कंपैरिजन आप इस समीकरण से करेंगे तो इसको हमने 2 मान लिया, सॉरी इसको 3 मान लिया और इसको क्या मान लिया, 2। तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, जब समीकरण 2 और 3 की हम तुलना कर लेंगे तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर देखते हैं y इक्वल टू tan थीटा, यानी जो एंगल होगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है। और g कांस्टेंट है, उसी के बाद में u जो है प्रारंभिक वेग वो
भी फिक्स रहेगा, cos थीटा भी कांस्टेंट रहेगा। यानी y के लिए ये बन गया ax माइनस का ये बन गया bx स्क्वायर, ठीक है। अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तो y के लिए x की प्रथम व द्वितीय घात एक परवलय के पथ का निर्माण करती है, ठीक है। तुलना करने पर y के लिए x की प्रथम व द्वितीय घात एक परवलय के पथ का निर्माण करती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत अच्छे से इसको आप पढ़िए, कॉपी कीजिए, लिखिए, नोट्स में इसके भेज चुका हूँ, आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है, हो चुके होंगे बल्कि, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और डेरिवेशंस भी हैं तो वो आपको अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। तब तक आप इसका अच्छे से रिवीजन करिए, बढ़िया से समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑफलाइन क्लासेस में स्टार्ट हो गई हैं, आप पूछिए, ठीक है।